हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था, जिसमें आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी वाला पार्ट है और ये आपका चैप्टर जो है 8th चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने 7 चैप्टर्स अपलोड किए हुए और प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी एनालिसिस वगैरह मिलेगा जो मैंने कराए हुए हैं आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी तैयारी के। 7 का जो एनसीईआरटी है इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे तो इसके प्रूफ के तौर पे आपको, और अगर आप नए हैं तो आप जरूर देखें। क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 का है ज्योग्राफी पार्ट, हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर नंबर 3 है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब ये है सिर्फ कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। 80% आपके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो अगर आप नए हैं तो आपको पता चले कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिस्मोग्राफ है और ये आपका यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये भूकंप लेखी बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है और सेकेंड हाईएस्ट जो गैस है आपकी वायु में जो है आपकी ऑक्सीजन है। और ये क्लास 7 का ये वायु चैप्टर 4 है। इसी से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका प्रूफ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है 21% और फर्स्ट नंबर पे आपकी नाइट्रोजन आती है 78%। अगला देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ये आपके समताप मंडल में उड़ता है, ये इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका देखिए, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन, ये एनसीईआरटी क्लास 7 का है पर्यावरण, फर्स्ट चैप्टर ये है आपका। इसमें आपके एमसीक्यू जो आता है उसी में लास्ट ये आपका एमसीक्यूज में दिया गया। ये क्वेश्चंस मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये आपका हॉट डेजर्ट है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है। ये आपका क्लास 7 का ये रेगिस्तान में जीवन, ये आपका 10th चैप्टर है। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी पड़ी हुई है और गर्म रेगिस्तान सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यहाँ पे ये आपके विश्व के विभिन्न भागों के जो निवासी है उस तरीके से इनका पहनावा वगैरह दिखाया गया। देखिए यहाँ पे कुछ इसमें आपकी स्टोरी दी गई है, उसे भी पढ़ते हैं क्योंकि उसी से आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से जो आपके जो गर्म रेगिस्तान होते हैं, और आपका एक कोल्ड डेजर्ट जो है आपका थार का, ठीक है, काफी फेमस है। और आपका जो अपना जो थार है वो, और जो आपका लद्दाख है वो आपका कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कुछ बर्फीले प्रदेशों में एवं कुछ गर्म नम वर्षा वाले वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख गए जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। इस तरीके से आपके कहानी के माध्यम बताएगा कि ये हमें इंसान होते हुए भी आपके ये जो है पहनावे से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया आपका एक बॉक्स में, देखिए, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था, ठीक है। तो आपका दक्षिणी अमेरिका में एक जगह है अमेजोन, ठीक है। वहाँ की काफी जंगल जो है वो घने जंगल है। देखिए जो आपका अध्याय था 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। देखिए अमेजन बेसिन में जो जीवन है वो किस तरीके का है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र में देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये मैंने चैप्टर पहले ही कराया था आपका क्लास 6 में,
जो ग्लोब और अक्षांतर की रेखाएं जो वगैरह है, ग्लोब और देशांतर में। देखिए अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर एवं पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। अगला देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिसने भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये अमेजन का देखिए पूरा अपवाह तंत्र दिखाएगी, काफी बड़ा है इसमें, ठीक है। इसमें काफी नदियां मिलती हैं और ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। जैसे कि ये सहायक जो नदियां होती हैं वो क्या होती हैं? ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप पेपर के टाइम पे ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है आपको। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है वो दिखाया गया डायग्राम के माध्यम से। अगला देखिए, जलवायु। तो ये आपका क्लाइमेट होता है, वो मैंने बताया भी था। जलवायु जो था वो आपके कई सालों की स्थिति को दर्शाती है, और जो मौसम होता है वो क्षण भर के लिए होता है। देखिए जलवायु जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का जो मौसम है, दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का जो तापमान होता है उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है यानी आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, वर्षावन जो होते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये आपके परजीवी पौधे हैं जो आपके दूसरे जीवित जो आपके जीव है उन पे जीवित रहते हैं उनसे, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो जीवों को खाते हैं, तो आपने ईवीएस में पढ़ा होगा काफी। देखिए वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में आपका बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की इन वनों में ये देखिए प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रजातियां और इन वनों में पाई जाती है। मगर हो गया, आपका सांप हो गया, अजगर तथा एनाकोंडा तथा बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं और इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराना जो मत्स्य है, आपका पिराना है मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविध की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, तो काफी इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्षावन के निवासी जो आपके यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियां पकड़ते हैं, और जबकि महिलाएं जो होती हैं वो घर के काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉक्स में दिए गए ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित कर सकता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके टीवी चैनल के बारे में बताए कुछ क्रियाकलाप वगैरह। देखिए ये टाइप दिए गए। देखिए यहाँ पे जो जबकि महिलाएं जो होती हैं फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं।
इनका मुख्य जो आहार है मेन्योक है, इसे कछावा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इससे मेन्योक को क्या बोलते हैं, कछावा बोलते हैं। और ये कौन सी खेती करती हैं, तो आपकी कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का यूज करती हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, जो आपका कसावा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। जैसे कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का यूज होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की जो मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हुए रहे। इसके विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। जैसे कि तो इसमें एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि मिट्टी के कटाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वनों को लगाना चाहिए, तो उससे मिट्टी के कटाव नहीं हो पाते। देखिए यहाँ पे कर्तन और दहन एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, तो पूछा जाता है काफी। देखिए कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं और फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो फसल है उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत लेते हैं। देख सके, देखिए अमेज़न बेसिन के बाद अपना जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें जीवन देखते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अववाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र को जो सहायक नदियां उनको ढूंढना है। ठीक है, क्रियाकलाप, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। देखिएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र का दिखाया गया डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है ये काफी बड़ा होता है और ये आपका सहायक नदियों द्वारा ये गंगा नदी आती है आपके, और ये बांग्लादेश में जो है आपके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। देखिए इस बेसिन की मुख्य जो विशेषताएं हैं, देखिए मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है मुख्यतः देखिएगा मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। देखिए उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अगला देखिए, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, अतः यहाँ जनसंख्या जो घनत्व है अधिक है। यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। धान यहाँ की जो है मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। और यहाँ उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, देखिए गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। नेक्स्ट है गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम
बागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अगला देखिए, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागान, शाखू, पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के गड्ढे जो घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में जो चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ देखिए आपका धान की खेती और असम में जो चाय के बागान है उनका दिया गया डायग्राम। अगला देखिए, बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं और इसमें आपका देखिए हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो गेंडा है आपका देखिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। हाँ, ये आपका असम का क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियां भी सबसे लोकप्रिय प्रजाति हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र पे रहने वाले लोगों का जो है मुख्य आहार है। यहाँ पे दिए गए एक सींग वाला जी गेंडा है जबकि काजीरंगा में पाया जाता है। ये मगरमच्छ दिखाए गए व्हाइट कलर के। अगला देखिए, जीविका का साधन देखिए, एक केस का अध्ययन करना, तो इसमें आपका एक स्टोरी दी गई। यहाँ पे देखिए, वेदिकाओं को जो निर्माण होता है खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि कार्य जो आपका होता है करने के लिए होता है और ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। अगला देखिए, अगला इसमें देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। तो आपकी देखिए ये अंधी डॉल्फिन दिखाई गई। अगला देखिए, यहाँ पे ये साफ झील के बारे में एक कहानी दिखाई गई। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। देखिए, इलाहाबाद हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया। ठीक है, और जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। जैसे कि यहाँ स्थित लोगों का उद्योगों का गंदा बहकर नदी में ही जाता है, तो जिससे क्या होता है, नदी प्रदूषित होती जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया, ये देखिए गंगा नदी का जो आपका वाराणसी शहर है दिखाया गया। देखिए, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम। इसमें आपका कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पत्थर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है। और देखिए, मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। अगला देखिए पैराग्राफ, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव प्राणी अभ्यावन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियां संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अगला देखिए, ये आपका बंगाल टाइगर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनालिसिस वीडियोस बने हुए। और इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक है वो मैंने पहले से ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है जियोग्राफी नाम से। उसमें आपको इसके जो भी MCQs हैं, मैच द फॉलोइंग, वो सभी मिल जाएंगे। 1 शॉट रिवीजन है क्लास 7 का और इस तरीके 7, 8, 9, 10 मैंने हर एक का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें 1 शॉट में पूरा मैंने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।